इस वीडियो में हम चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल नंबर 9.1 से लेकर 9.4 तक सॉल्व करने वाले हैं। ये चारों ही एग्जाम्पल्स बच्चों टॉपिक रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं, जो इस बार के सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। पर आपने 10th में जितना पढ़ा है ये उसी पर ही बेस्ड हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी कर लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 9.1। बच्चों एग्जाम्पल 9.1 में हमें ये बताना है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हाफ पोर्शन को किसी ओपेक मटेरियल से या फिर नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कवर कर दिया जाए तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों जब किसी मिरर के कुछ पोर्शन को कवर कर दिया जाता है तो उससे इमेज की पोजीशन पर और उसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, तो वो बाकी जो हाफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अनकवर्ड है उससे इमेज को बना देंगी और वहीं पर ही जहाँ पर पहले बन रही थी इमेज। हाँ, अब एरिया कम हो गया है मिरर का जिस पर कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसलिए जो इंटेंसिटी है इमेज की वो कम हो जाएगी, थोड़ी डिम इमेज बनेगी, इतनी ब्राइट नहीं रहेगी। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, इसमें हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, हम किसी भी पोजीशन में ले सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज बिटवीन एफ एंड सी कहीं पर बननी चाहिए। जनरली जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो हम उसमें एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, दूसरे को या तो हम पोल से पास कराते हैं या फिर सी से पास कराते हैं। तो अब ये पोर्शन जो है लोअर पोर्शन ये तो कर दिया गया है इसका कवर। अब यहाँ तो कोई भी लाइट नहीं पड़ेगी, तो हम एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको देखें तो ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरी रे को हम पोल से ना पास करा के हम यहाँ से भी ले सकते हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो उसी तरह से अप्लाई होंगे ना, तो ये फिर इस तरह से जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ इमेज बन गई। हम और भी रे ले सकते हैं, ऐसे कि हमने यहाँ पर एक रे ली तो वो फिर इस तरीके से जाएगी, तो भी सब इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो मिरर के पोर्शन को कवर करने से इमेज की पोजीशन पर और उसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए जो ब्राइटनेस है इमेज की वो कम हो जाएगी, मीन्स इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.2। बच्चों एग्जाम्पल 9.2 में एक ये डायग्राम गिवन है। अब इस डायग्राम से हमें ये बताना है कि जो मैग्निफिकेशन है इमेज का वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, जिसकी इमेज इस तरीके से बन रही है कि यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि ये रेक्टेंगुलर है, पर अब ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन है इस साइड का कुछ और है और इस साइड का कुछ और है, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो इसकी शेप में चेंज हो गया, ये जो डिस्टोर्शन हुआ है इमेज का, क्या ये फ़ोन की लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि ये कहाँ पर है, फ़ोन किस जगह प्लेस किया गया है, क्या इस पर डिपेंड करता है। हमें ये दो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि जो फ़ोन है उस फ़ोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट पोजीशन पर लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर। जैसे कि इसकी एक साइड यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, आप देख सकते हैं, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी वहीं पर ही बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेम साइज की बनती है। तो जो वैल्यू बी सी की है वही वैल्यू सी बी डैश की होगी, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अब ये वाली जो साइड है बच्चों, ये साइड जो है ये है बिटवीन एफ एंड सी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होता है तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी, इसलिए हर एक पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट की इमेज इस तरीके से ऐसे यहाँ बनती जाएगी। और ऑब्जेक्ट जितना क्लोज आता जाता है मिरर के उसकी इमेज उतनी ही ज़्यादा एनलार्ज होती चली जाती है, उतनी बड़ी होती चली जाती है, इसलिए ये आगे इमेज का साइज़ जो है वो ऐसे
इंक्रीज होता जा रहा है और हमें ये डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ फोन लाई एट different points on the principal axis. The part of phone lies at C will form same size image at C. ठीक है, और जो पार्ट उसका between F and C lie कर रहा है वो enlarge image बनाएगा beyond C. इमेज जो है वो यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन की नहीं है, इसलिए हमें उसमें डिस्टोर्शन शो होता है, इसलिए डिस्टोर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9.3। बच्चों एग्जाम्पल 9.3 में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है u की वैल्यू और सेकेंड पार्ट के लिए ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपने 10th में भी किए होंगे। तो u की वैल्यू हमें पता है कि नेगेटिव होती है हमेशा और v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे कि हम जो इमेज है उसकी पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें गिवन है u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये भी हम नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए। और इसकी हेल्प से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2। r/2 मीन्स -15/2, तो f की वैल्यू आ गई -7.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इमेज की पोजीशन को, तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम v फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हम वही मिरर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पॉजिटिव साइन आता है ना मिरर के लिए, यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f माइनस 1/u और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे FU/u माइनस f, ऐसे लिख लेंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे जब भी हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी होगी, तो डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है -7.5 और u की वैल्यू है इसमें -10 अपॉन u -10 और फिर f की वैल्यू -7.5 और एक यहाँ पर माइनस, तो ये हो गया +7.5। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 7.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 10 अपॉन यहाँ पर -10 और +7.5, ये आ गया -2.5, तो यहाँ -2.5 ये आ गया। तो अब ये 2.5 से 7.5 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -30। v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमें अब इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी और इमेज की पोजीशन की वैल्यू कितनी है उससे हमें इमेज का साइज़ पता चल जाएगा और इस साइन से नेचर भी पता चल रही है। v की वैल्यू माइनस आने का मतलब है कि जो कॉनकेव मिरर इस तरीके से है उसके लेफ़्ट साइड में ही इमेज बन रही है और जब लेफ़्ट साइड में इमेज बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमें एक बार इमेज ड्रॉ कर लेंगे, पहले हम मैग्निफिकेशन और फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला होता है ना मिरर के लिए। तो अब हम यहाँ पर v की वैल्यू रख लेते हैं, तो -30 और u की वैल्यू है -10, तो इस तरह से m इज इक्वल टू आ जाता है -3। बच्चों मैग्निफिकेशन से भी हमको इमेज की नेचर पूरी पता चल जाती है। माइनस साइन ये शो करता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है और जो वैल्यू होती है, जो नंबर होता है, ये शो करता है कि कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है इमेज। तो अब यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो हम इसका अगर डायग्राम बनाएंगे
तो ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें कहीं पर हम f लिख लेते हैं और ये हम ऐसे c लिख लेते हैं, सॉरी। तो अब हमको इसमें u की वैल्यू गिवन है -10 और f की वैल्यू 7.5। तो ये वाली जो वैल्यू ये 7.5 है और u की वैल्यू 10 है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन f एंड c है। अब अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड c होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है बच्चों? बियॉन्ड c। और जब बियॉन्ड c इमेज बनती है तो वो एनलार्ज इमेज बनती है। तो इस तरीके का कुछ इसका रे डायग्राम बनेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड भी है इमेज और 3 टाइम्स मैग्नीफाई भी है। ठीक है, तो अब और हमें इसमें क्या बताना है? पोजीशन, नेचर। तो हम लिख लेते हैं इनको। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेचर कैसी है? नेचर हमने देखा कि रियल एंड इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन अभी हमने फाइंड किया है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जो है वो कितना है? -3। ये वैल्यू है मैग्निफिकेशन की। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए बच्चों u की वैल्यू में चेंज आया है। u है इस बार -5 सेंटीमीटर। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, v = FU अपॉन u - f, इस तरह से। और अब हम इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। f की वैल्यू वही रहेगी जो पहले हमें गिवन थी, तो -7.5 इंटू -5 और यहाँ पर -5 प्लस, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 5 अपॉन 2.5 और इसको हम क्या लिख लेंगे? 15 सेंटीमीटर। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। इमेज जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वैल्यू है, मींस अब बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर इमेज हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम इसका भी मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो v = -v अपॉन u। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा -15 अपॉन 10 और ये आ गया, ये तो प्लस है, ये माइनस है यहाँ पर वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3। m = 3 आ गया। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए अगर हम देखें तो कैसे बनेगा डायग्राम, ये है कॉनकेव मिरर और इसमें अब अगर f यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इससे कम है, क्योंकि f 7.5 हमें गिवन है और u इस बार है 5, तो मीन्स यहाँ कहीं पर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर f से कम डिस्टेंस पे होता है तो उसकी इमेज किस तरह से बनती है? यहाँ पर बन जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर। तो ये वाला केस हो गया ये कि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम सब ऐसे ही लिख लेते हैं इसका फिर से कि जो पोजीशन आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या है? बिहाइंड द मिरर। एट 15 सेंटीमीटर। और नेचर, नेचर है इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन ये मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव में 3 टाइम्स। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.4। बच्चों काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये 9.4, तो चलिए देखते हैं
इसमें मानना है कि आप किसी कार में बैठे हो जो पार्किंग में है, मतलब कार रेस्ट में है, और आप देखते हो कि कार की बैक साइड से कोई जॉगर आपको अप्रोच कर रहा है और आप उसकी इमेज देख रहे हो कार के साइड मिरर में, और उस साइड मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 2 मीटर। आपको पता है ना कि जो साइड व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स ये कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अब जो जॉगर है उसकी स्पीड दी हुई है कि वो कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है आपको। तो अब ये बताना है कि उसकी इमेज की स्पीड क्या लगेगी जिस टाइम पर वो मिरर से 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं ऑब्जेक्ट की, और हमको बताना है कि इमेज जो है वो किस स्पीड से आती हुई लगेगी जब वो इन पोजीशंस पर होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर है, और हमें जॉगर की स्पीड गिवन है यहाँ पर, स्पीड ऑफ जॉगर ये हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फर्स्ट पार्ट के लिए u की वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल टू 39 मीटर। अब u है तो इसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे, तो u इज इक्वल टू -39 मीटर हो गया। r यही रहेगा 2 मीटर, तो r की हेल्प से हमने f फाइंड कर लिया, 1 मीटर आ गया ये। और v के लिए हमने फॉर्मूला देखा ही कि एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ये भी हमने इससे पहले के एग्जाम्पल्स में v की यही वैल्यू फॉर्मूला यूज़ किया था। बच्चों अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। हमें पहले u की वैल्यू गिवन है -39 मीटर, तो जिस टाइम जॉगर इस पोजीशन पर है तो उस टाइम उसकी इमेज कहाँ बन रही है हम ये फाइंड कर लेते हैं पहले। मतलब इस u के लिए हम v कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 सेकेंड बाद की पोजीशन देखते हैं। 1 सेकेंड बाद u की पोजीशन क्या होगी, मतलब जॉगर किस पोजीशन में होगा उस टाइम, 5 मीटर शिफ्ट हो चुका होगा ना, तो एक नई वैल्यू मिल जाएगी u की हमें। फिर हम उस u के रेस्पेक्ट में v फाइंड कर लेंगे, मीन्स उस u के लिए v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि अब इमेज कहाँ पहुँच चुकी है। तो उससे हमें इमेज में कितना शिफ्ट हुआ ये पता चल जाएगा, और पर सेकेंड इमेज में कितना शिफ्ट होगा वही उसकी स्पीड होगी। मतलब इस तरह से हम इमेज की स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले इस u की वैल्यू के लिए हम v की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। f की वैल्यू है 1 और u की वैल्यू है यहाँ -39 और f की वैल्यू है 1, तो ये माइनस साइन और ये 1, तो ये आ गया -39 अपॉन -40, मीन्स 39 अपॉन 40 मीटर। ये v की पोजीशन आ गई तब जबकि u है -39। तो जिस टाइम ऑब्जेक्ट -39 मीटर पर है उस टाइम उसकी इमेज बन रही है 39 अपॉन 40 मीटर पर। अब ये देखते हैं कि 1 सेकेंड बाद u की वैल्यू क्या हो जाती है आफ्टर 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड के बाद u की वैल्यू हो गई -39 + 5। किस लिए, क्योंकि हमें ये गिवन है ना कि उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर शिफ्ट हो गया, तो 39 + 5 मीन्स ये वैल्यू आ गई u की यहाँ पर -34 मीटर। अब इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं v कितना चेंज हो जाता है, तो v इज इक्वल टू, फिर से हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, एफ यू अपॉन u माइनस एफ, और यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं। u है अभी यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं हम 1 इंटू -34 और अपॉन में ये आ गया u माइनस एफ, मतलब -34 - 1। तो इस तरह से जो v की वैल्यू है वो आ जाती है -34 अपॉन -35, मीन्स 34 अपॉन 35 मीटर।
तो जब u की वैल्यू -39 है तो v की ये वैल्यू है। अब जब u की वैल्यू -34 मीटर हो जाती है तो v की ये वैल्यू हो जाती है। v में कितना शिफ्ट है अब ये फाइंड कर लेते हैं हम। 39/40 - 34/35। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 39/40 - 34/35 इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 39 × 35 माइनस 34 × 40 अपॉन 40 × 35। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इजी करने के लिए कैलकुलेशन को हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 39 × 7 माइनस 34 × 8 ये आ जाता है, और यहाँ नीचे 40 × 35। कैलकुलेशन जैसे आप इजीली कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, वो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें। यहाँ पर अब जब हम 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 39 की मल्टीप्लाई 7 से ये आ गया 273, और यहाँ आ गया 272, और यहाँ पर 40 × 7 ये आ गया 280। तो इस तरह से 1/280 ये वैल्यू आ जाती है शिफ्ट की। ये है जो v में शिफ्ट आ गया है वो। अब इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। v की वैल्यू 1 सेकेंड में इतनी शिफ्ट हुई, हेंस स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज क्या हो गई? 1/280 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना शिफ्ट हो रही है, तो ये इसकी स्पीड हो गई। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बच्चों बी पार्ट में हमें u की वैल्यू गिवन है -29 मीटर। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 1/150। तो v की वैल्यू आ गई 1/150। इसकी हेल्प से अब हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस टाइम u की वैल्यू 39 मीटर थी तो स्पीड 1/280 मीटर पर सेकेंड थी इमेज की। लेकिन अब जब u की वैल्यू 29 मीटर हो गई है, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया है मिरर के, तो जो इमेज की स्पीड है वो 1/150 मीटर पर सेकेंड हो गई है। मीन्स थोड़ी इंक्रीज हो गई है ये। जैसे जैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है। ऐसे ही बच्चों अब हम सी पार्ट और डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आप उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सेम मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों हमने यहाँ पर ये बाकी सी और डी पार्ट भी सॉल्व कर लिए हैं, तो एक बार हम स्टार्टिंग से कंपेयर कर लेते हैं कि स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। u की वैल्यू है -39 मीटर, तो उस टाइम पर v की वैल्यू आ रही है 1/280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जिस टाइम पर u की वैल्यू है -29 मीटर, तो उस पोजीशन में जो v की वैल्यू है बच्चों वो हो जाती है 1/150 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब ये जो स्पीड है इसकी ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है, ये वैल्यू कम हो गई है ना। सी पार्ट में ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ गया है, u = -19 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट और क्लोज आ गया। तो अब इस टाइम पर जो स्पीड है ये कितनी हो जाती है 1/60 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब स्पीड और इंक्रीज हो रही है। हमने देखा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है वैसे वैसे जो उसकी इमेज की स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है।
अब ऑब्जेक्ट जब -9 मीटर पर है, मीन्स और पास आ गया है मिरर के, तो उस टाइम पर जो स्पीड है ये 1/10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मीन्स अब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे कॉन्वेक्स मिरर के तरफ बढ़ रहा है जॉगर, वैसे वैसे मिरर के अंदर जो उसकी इमेज बन रही है उसकी स्पीड इंक्रीज होती हुई लगती है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये मान के चलना है कि इन पोजीशंस के बीच में ये 1 सेकेंड के लिए u की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है कि u की वैल्यू -9 से -4 हो गई, या हर एक पार्ट में जितना भी u की वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है उसके लिए v के ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए भी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगी, वो हम बाय डिफरेंशिएशन हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उससे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमें एवरेज वेलोसिटीज फाइंड हो रही हैं इन पोजीशंस के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।